3 अक्टूबर 2017 को राजस्थान के अलवर में शिवाजी पार्क कॉलोनी में दो बहनें रहती होती हैं। उनमें से एक बहन का नाम संध्या शर्मा होता है और दूसरी बहन का नाम कविता शर्मा होता है। 3 अक्टूबर 2017 की रात होती है और वो दोनों बहनें छत पर सोई हुई होती हैं, जबकि उनका पूरा परिवार नीचे रूम में आराम से सोया हुआ होता है। धीरे धीरे रात गुजरती है और सूरज निकलता है। जैसे सूरज की पहली किरण दोनों बहनों के मुंह पे पड़ती है, तुरंत उनकी आंखें खुल जाती हैं और वह छत से उतरकर नीचे आती हैं। जैसे वह नीचे उतरकर आती हैं और रूम में जाकर अपने जो सभी लोग फैमिली मेंबर्स लेटे होते हैं उनको देखती हैं, वैसे ही उन्हें देखकर बहुत तेज से वो लोग चिल्लाती हैं। जब वह लोग इतनी तेज चिल्लाती हैं कि आस पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं वह सब इकट्ठे हो जाते हैं और उनके घरों में आकर देखने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। यहाँ से इतनी तेज चीखने की आवाज आखिरकार आई कहाँ से है। अगर उस घर के फैमिली मेंबर्स की बात करें तो उस घर के फैमिली मेंबर्स में उस घर के मुखिया, जिनका नाम बनवारी लाल शर्मा होता है, उनके तीनों बेटे, इनका नाम अमन, हैप्पी और अज्जू होता है। इसके बाद बनवारी के छोटे भाई मुकेश का लड़का, इसका नाम निक्की होता है। उन सभी की जो बॉडी होती है वह फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। खून जो होता है पूरी फर्श पर फैला हुआ होता है और जो बिस्तर पर सोया हुआ था उसकी बिस्तर पर ही हत्या की गई थी। बाकी जो जमीन पर लेटा हुआ था उसकी जमीन पर बॉडी पड़ी हुई थी और पूरी फर्श खून से लाल थी। चीख पुकार की वजह से इकट्ठे हुए पड़ोसियों को ये समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है। बस तुरंत ये बात समझ जाते हैं कि इस पूरे फैमिली का कत्ल हो गया है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उन सभी की हत्या कर दी है। इसके बाद वहीं पर जो उनके पड़ोसी होते हैं वह तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस भी वहां पर मौके से आती है और उन सभी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस भी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि आखिरकार फैमिली के सभी मेंबर्स का कत्ल किसने कर दिया होगा और किसी की पूरी फैमिली से क्या दुश्मनी होगी। दूसरी बात, पुलिस इस बात से सरप्राइज हो जाती है कि आखिरकार जो ना तो वहां पर जितने गेट थे, ना तो किसी गेट से हाथापाई की गई, ना तो किसी गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई है और ना ही वहां पर घुसने का कोई दूसरा रास्ता है। लेकिन तभी वहां पर किसी की आवाज आती है और वो पुलिस से कहता है कि यहाँ पर जो बनवारी लाल है और उनके जो बड़ा बेटा अमन है, इनकी अभी सांस चल रही है। पुलिस जैसे ये बात सुनती है तो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल की जाती है। एम्बुलेंस भी तुरंत वहीं पर आती है और उन दोनों बाप बेटों को लादकर हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा देती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उन दोनों की हालत को चेक करते हैं और उन दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। 5 लोगों की निर्मम हत्या और उनकी मौत की खबर जो होती है पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद वहां पर पुलिस के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी आ जाते हैं और फॉरेंसिक की टीम भी बुला ली जाती है। फॉरेंसिक की टीम आकर वहां पर जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, जो ब्लड फैला हुआ पड़ा होता है, उनको एग्जामिन करने लग जाता है और फिंगरप्रिंट्स को उठाने लग जाता है, उनको सहजने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर विक्टिम की फैमिली में बहुत ज्यादा रोना पीटना मचा हुआ था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहीं जो बनवारी लाल की पत्नी संध्या होती है वह बनवारी लाल अपने बच्चों की लाश देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और बेहोशी की हालत में संध्या को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे घर का इन्वेस्टिगेशन करने में जुट जाती है। जो भी उनको क्लू मिलता है उनको तुरंत उठाकर सहजने लग जाती है। पूरे घर में फर्श पर, दीवार पर, बिस्तर पर, बेड पर हर जगह ब्लड ही ब्लड फैला पड़ा हुआ था। ऐसी कोई जगह नहीं थी वहां पर जहां पर ब्लड ना पड़ा हुआ हो। फॉरेंसिक की टीम को उस रूम की दीवार से कई सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ जो सामान इधर का उधर पड़ा हुआ था वहां से भी फॉरेंसिक की टीम को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिनको फॉरेंसिक टीम कैप्चर करके अपने पास रख लेती है। इसके बाद उन 5 मेंबर्स की बॉडी जो होती है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दी जाती है। चूंकि 2 जो बनवारी लाल और उनके बड़े बेटे अमन की जो बॉडी होती है वह पहले से ही हॉस्पिटल में होती है। इसके बाद उन तीनों और जो बचे हुए 3 मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दी जाती है, जहां पर डॉक्टर्स की एक टीम उन 5 बॉडियों का पोस्टमार्टम करती है और उनकी एक रिपोर्ट बनाती है। लेकिन भाई दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वह इन्वेस्टिगेशन करती है और साथ ही साथ आसपास लोगों से इंटरोगेट भी करती है और इस बात को सबसे पहले जानने का प्रयास करती है कि जो हत्यारे होते हैं वह उस घर में कहां से दाखिल होते हैं। जब पुलिस ये सब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब पुलिस को पता चलता है कि उस घर में 2 गेट होते हैं, जिनमें से जो मेन गेट होता है वह जो बाहर गली है वहां पर ओपन होता है। वहीं पर जो दूसरा गेट होता है वह रूम के अंदर ओपन होता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना गेट को तोड़े अंदर आना यह एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन वहीं जो संध्या की बहन कविता होती है वह पुलिस को बताती है कि जब वह दोनों सुबह उठकर जब छत से नीचे आए हुए होते हैं तो जो घर का जो मेन दरवाजा है वह खुला पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस उस मेन दरवाजे को एग्जामिन करती है, उसमें देखती है तो पुलिस को उसमें कहीं भी कोई भी तोड़ फोड़ का निशान नहीं दिखाई देता है। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि उसका दरवाजा या तो अंदर से खोला गया हुआ है या जो हत्यारा होता है वह अंदर ही मौजूद होता है। अब पुलिस के सामने 3 सवाल घूम रहे थे। सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या किसी व्यक्ति ने इस गेट को अंदर से खोला हुआ है, क्योंकि ये इतना बड़ा मर्डर प्लान किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं।
क्योंकि उस रूम की दीवार और वहां पर जो बिखरे हुए सामान से जो फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिलती हैं वह सभी अलग अलग होती हैं, जो कि लगभग 3 से 4 व्यक्तियों की होती हैं। अब वहीं दूसरा सवाल जो पुलिस को थोड़ा परेशान कर रहा था कि क्या कोई अंदर का व्यक्ति उन हत्यारों से मिला हुआ है। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन कि जब यह सब हो रहा था तब उस दोनों बहनें छत पर सो रही होती हैं, क्या उनको किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दी? क्या इन सभी लोगों का कत्ल हो रहा था उनमें से किसी ने भी कोई किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं मचाई? और अगर उन सभी ने चीख पुकार मचाई थी तो छत पर उन दोनों बहनों को उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? पुलिस के दिमाग में बार बार यह सवाल हलचल मचा रहा था। अब पुलिस जो होती है बहुत ही ज्यादा तेजी से इस बात की तफ्तीश में जुट जाती है। इसके बाद ही वह पड़ोसियों से भी इंटरोगेट करती है कि क्या उन लोगों ने किसी प्रकार की चीख पुकार की आवाज सुनी। तो उनके जो पड़ोसी होते हैं भाभी है बताते हैं कि उनको रात में किसी प्रकार की चीख पुकार की आवाज नहीं सुनाई दी। फॉरेंसिक की टीम से पुलिस को इस बात की जानकारी तो हो गई थी कि यह जो इंसिडेंट होता है यह रात के 2 से 3 बजे के बीच का होता है। वहीं दूसरी तरफ जो बनवारी लाल का छोटा भाई मुकेश होता है वह भी 3 दिन से घर पर नहीं आया हुआ था। वह किसी काम के सिलसिले से 3 दिन पहले ही घर से बाहर चला गया था। इसीलिए पुलिस का जो शक होता है वह घर वालों पर और ज्यादा गहराता चला जाता है और उस पूरी फैमिली के मर्डर के बाद जो घर के लोग होते हैं वह मुकेश से कांटेक्ट करने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन मुकेश से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब पुलिस जो होती है इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीमें बनाती है और अलग अलग टीम को अलग अलग काम दिया जाता है। उनमें से एक पुलिस टीम जो होती है वह उस घटना स्थल के आसपास लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी कैमरों को चेक करती है। वहीं जो दूसरी टीम होती है वह उस घर के सभी मेंबर से आसपास के पड़ोसियों से इंटरोगेट करती है। पुलिस जब सीसीटीवी चेक करती है तो पुलिस को किसी भी तरह के व्यक्ति का वहां पर जो घुसने का कोई भी क्लू नहीं मिलता है। एक तो उस गली में सीसीटीवी कैमरे ही बहुत ज्यादा कम थे, कहीं पर गिने चुने कैमरे लगे हुए थे, इसीलिए पुलिस को वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। अब पुलिस जो होती है वह इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने में जुट जाती है कि क्या बनवारी लाल की किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी, और अगर दुश्मनी थी भी, मान लेते हैं अगर बनवारी लाल की किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी तो उसके उस दुश्मन ने उन सभी बच्चों को क्यों मार डाला, उन बच्चों से उसकी किस प्रकार की दुश्मनी थी। यह सभी सवाल पुलिस को उलझा देते हैं। इसके बाद पुलिस जो होती है वह सभी शर्मा फैमिलीज के जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से जाना चाहती है और उन सभी से इंटरोगेट करती है। सन 1999 में बनवारी की शादी संध्या से हो जाती है। जब बनवारी की संध्या से शादी होती है तब वह लोग राजगढ़ में रह रहे होते हैं। इसके बाद उनको 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम अमन होता है, दूसरे बेटे का नाम हैप्पी होता है और तीसरे बेटे का नाम अज्जू होता है। वहीं कुछ समय बाद जो बनवारी लाल का छोटा भाई मुकेश होता है उसकी शादी भी संध्या की बहन कविता से करा दी जाती है। मुकेश और कविता के 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम निक्की होता है और दूसरे बेटे का नाम विनय होता है। पहले तो ये पूरी फैमिली अलवर जिले के काठूमार तहसील के गारू गांव में अपनी पुश्तैनी जगह में रह रही होती है, लेकिन 14 साल बाद ये पूरी फैमिली जो होती है अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी में आ जाती है और यहीं पर रहने लग जाती है। गांव में जो पुश्तैनी मकान होता है और जो थोड़ी बहुत जमीन होती है वह बनवारी लाल के चाचा जो होते हैं वह उन सभी जमीन का देखभाल करते हैं। 3-4 साल पहले की बात है जब बनवारी लाल अपने चाचा से उस पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के बारे में बात करता है तो उसके चाचा जो होते हैं वह बहाना बना देते हैं। काफी समय तक बहाना बनाने के बाद जो बनवारी लाल जो अपने चाचा से उस पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए फोर्स करके बात कहता है तो वहां पर उन दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट होती है, जिसकी सुलह गाँव वाले करवाते हैं और दोनों बच्चों को अलग अलग करते हैं। लेकिन जब वहां पर उन 5 लोगों का कत्ल हो जाता है तो सबके सामने ये बात घूमने लग जाती है कि इन लोगों का 5 साल पहले अपने चाचा से पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और उनमें मारपीट भी हुई थी। अब पुलिस बनवारी लाल की उस पुश्तैनी जमीन के विवाद की जानकारी हासिल करने के लिए जो हॉस्पिटल में संध्या एडमिट होती है, बनवारी लाल की पत्नी एडमिट होती है, उसके पास पहुंच जाती है। तब संध्या जो होती है पुलिस को पूरी बात बताती है कि कैसे 3-4 साल पहले जमीन को लेकर उसके बनवारी और बनवारी के चाचा में मारपीट हुई थी। इसके साथ ही साथ वह कहती है कि हो ना हो इन सभी के मर्डर में बनवारी के खानदान के ही लोगों का हाथ है। वहीं बनवारी के घर के लोगों की नजर जब बनवारी की स्कूटी पर गई थी, जो कि बनवारी ने अपने बड़े बेटे अमन को लेकर दी थी जब उसने पेपर में अच्छे नंबर हासिल किए थे, वो जो स्कूटी होती है वह घर से गायब थी। पुलिस ने जब उस आसपास के लोगों से उस स्कूटी के बारे में पूछताछ की तो पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई भी क्लू नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो जो स्कूटी है वह कातिल ले गया है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स की टीम है वह पुलिस को बताती है कि उन सभी लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। उनकी सभी जो हड्डियां होती हैं, जो गले की जो पसलियां होती हैं जो सीने पर, बस अभी टूटी हुई थी और उन 5 लोगों में से अमन को छोड़कर किसी की भी बॉडी पर कोई भी
किसी तरह का कोई खरोच का या हाथापाई का निशान नहीं था। और इन सभी की हत्या करने से पहले इनको कोई नशीली चीज खिलाई गई थी, जिसकी वजह से वह सभी लोग रात में गहरी नींद में सो गए थे। इसके बाद पुलिस ने पिछली रात के बचे हुए खाने को जांच के लिए लैब में भेज दिया। तभी पुलिस को जानकारी मिलती है कि मंडी मोड़ के पास एक स्कूटी जो होती है वह लावारिस अवस्था में खड़ी हुई होती है। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल करती है और उस स्कूटी का फोटो बनवारी के घर के लोगों को दिखाया जाता है, तब वह ये बात कंफर्म करते हैं कि यह स्कूटी बनवारी की है। इसके बाद मंडी मोड़ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की पुलिस जांच पड़ताल करती है। तब पुलिस को दो व्यक्ति जो होते हैं स्कूटी ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो होता है वह मंडी मोड़ के पास उतर जाता है। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति होता है वह एक दीवार के पास स्कूटी को ले जाकर लावारिस अवस्था में खड़ी कर देता है और पास ही लगे हुए नल से मुंह धुलता है और फिर वह दोनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। अब जब पुलिस को स्कूटी पर से जो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और जो बनवारी लाल के घर पर से जो फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जब उनको लैब में मैच किया जाता है तो जो दोनों फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वह मैच हो जाते हैं। मुकेश का भी कोई अता पता नहीं होता है। उसे कई बार पुलिस ने और उसके घर के लोगों ने उससे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी लोग फेल हो जाते हैं और उससे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए पुलिस वालों का शक जो होता है वह घर वालों पर बढ़ता चला जाता है और पुलिस को लगने लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई घर वाला जरूर ही इन्वॉल्व है। तभी पुलिस का अचानक से ध्यान बनवारी लाल की पत्नी संध्या पर जाता है, जो कि हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन से एडमिट थी। अब इसके बाद पुलिस जो होती है वह वहां से सीधे हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से संध्या के बारे में पूछती है कि यह कब तक सही होगी और उसे कब तक हम लोग इंटरोगेट कर सकते हैं। तब जो बात पुलिस को डॉक्टर बताता है तब पुलिस के एकदम कान खड़े जाते हैं और पुलिस का शक एकदम से सटीक बैठ जाता है। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि संध्या की तबीयत तो सही है, लेकिन शायद यह तबीयत खराब होने का ढोंग कर रही है। पुलिस जैसे ये बात सुनती है, पुलिस तुरंत ही संध्या को वहां से हॉस्पिटल से उठाती है और तुरंत ही सीधा अपने पुलिस स्टेशन ले आती है। जिसके बाद अब संध्या से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस जो संध्या के मोबाइल नंबर की CDR निकलवा लेती है, जिसमें पुलिस को दिखाई देता है कि संध्या मर्डर के 2 दिन पहले तक किसी एक नंबर से रोजाना बात करती थी, लेकिन जैसे ही वहां पर मर्डर होता है इसके बाद वहां पर ना तो उस व्यक्ति का कोई फोन आया हुआ होता है और ना तो संध्या की उससे बात हुई होती है। जब पुलिस उस नंबर के बारे में जानकारी निकालती है तब वो जो नंबर होता है वह उदयपुर के किसी हनुमान प्रसाद उर्फ जैकी का होता है। अब पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पर डालती है और उस दिन की लोकेशन निकालती है जिस दिन उन 5 फैमिली मेंबर्स का कत्ल हुआ होता है। तब पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन उन सभी लोगों का कत्ल हुआ है उस दिन यह नंबर बनवारी लाल के घर के आसपास ही मौजूद था, यानी कि जो हनुमान प्रसाद उर्फ जैकी है वह बनवारी लाल के फैमिली के कत्ल वाले दिन उसी घर के आसपास मौजूद था। तुरंत ही वहां से पुलिस की एक टीम जो होती है वह उदयपुर के लिए रवाना हो जाती है और वहां से जैक को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस जैकी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बैठी हुई संध्या के सामने लाती है तो तुरंत ही संध्या शॉक्ड हो जाती है और बात समझ जाती है कि पुलिस को पूरी बात पता चल गई है। इसके बाद वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इसके बाद संध्या का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है और इसके आगे संध्या बताती है कि उसका हनुमान प्रसाद जाट उर्फ जैकी के साथ अफेयर चल रहा था और संध्या ने अपने लवर जैकी और 2 किराए के गुंडों की मदद से अपने पूरी फैमिली की हत्या कर दी। संध्या जो होती है उसको काफी लग्जूरियस लाइफ पसंद थी, वह उसे महंगी चीजें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, लेकिन संध्या की जो शादी है वह बहुत मिडिल क्लास फैमिली में बनवारी लाल के साथ कर दी जाती है। उस फैमिली में संध्या के सपने जो महंगे महंगे सपने होते हैं बातों पूरा करना दूर की बात है, उनके घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा होता है। संध्या मार्शल आर्ट की जानकार होती है। धीरे धीरे वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते रहते वह मार्शल आर्ट की कोच बन जाती है। उसके सिखाए हुए बच्चे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे, जिससे अब संध्या को भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिससे उस फैमिली का खर्च सही सलामत चलने लगा था। वहीं जब संध्या जो होती है वह बच्चों को टूर्नामेंट में लेके जाया करती थी, तब वहीं पर उसकी जान पहचान उदयपुर के जैक से हो जाती है। पहले तो उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती होती है और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती जो होती है वह प्यार में बदल जाती है। संध्या जो होती है वह शादीशुदा होती है, इसके साथ ही साथ 3 बच्चों की माँ भी होती है, लेकिन संध्या को देखकर कोई यह नहीं बता पाता था कि वह 3 बच्चों की माँ भी है। वहीं जो जैक जो होता है वह संध्या से 10 साल छोटा होता है और BPEd का कोर्स कर रहा होता है। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार जो होता है वह बढ़ने लग जाता है और इन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। अलवर में जैक का एक दोस्त रह रहा होता है जिसका नाम मट्टू सरकार होता है। जब जैक उदयपुर से अलवर आता था तब वह अपने दोस्त मट्टू सरकार से मिलने की बात कहकर वहां पर आया करता था और संध्या भी घर पर बच्चों को टूर्नामेंट में ले जाने की बात कहकर दोनों जैक के फ्रेंड मट्टू सरकार घर पर कई दिनों तक रुकते थे। आखिरकार एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कब तक छुपाई जा सकती है। ऐसे ही एक दिन उसका जो संध्या का बड़ा बेटा है अमन
वह उन दोनों को देख लेता है और घर जाकर अपने पिता बनवारी लाल को यह पूरी बात बताता है कि कैसे उसने अपनी माँ को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा है। इसके बाद बनवारी लाल जो होता है वह संध्या को काफी ज्यादा डांटता है, उसे समझाता है कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, तुम्हें सब करते हुए शोभा नहीं देता है। इसके बाद संध्या को घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी जाती है। घर से बाहर निकलने पर रोक लगने के बाद भी संध्या नहीं समझती है और वह घर पर छिप छिप कर फोन से जैक से बातें करने लगती है। ऐसे ही जब एक दिन बाद संध्या जैक से बात कर रही होती है तो संध्या जैक से कहती है कि उसे उसके पति बनवारी और उसके बड़े बेटे अमन को रास्ते से हटाना होगा। पहले तो जैक जो होता है वह तुरंत इस बात से मना कर देता है क्योंकि उसे बिना किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन संध्या इस बात को काफी बार उससे कहती है और उसे फोर्स करती है और जैक भी कहीं ना कहीं संध्या से प्यार करता होता है, इसलिए वह इस बात से राजी हो जाता है और फिर उन सभी की हत्या करने का प्लान बनाया जाता है। जैक जो होता है वह उदयपुर के ही एक दीपक नाम के लड़के से बात करता है जिसे वह मात्र 3000 रुपए में 2 कत्ल करने के लिए राजी कर लेता है। अब जैक और दीपक 2 लोग हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ दीपक जो होता है वह अपने मेरे भाई कपिल को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और 3-3 हजार पर वह दोनों लोग 2-2 मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैक ने कत्ल करने के लिए 2 अक्टूबर 2017 को एक चाकू तो ऑनलाइन मंगा लिया था, लेकिन कत्ल करने के लिए वह दूसरा चाकू मार्केट से खरीदता है। चाकू के साथ साथ ये लोग ग्लव्स भी खरीदते हैं जिससे इनके किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स वहां पर ना रह जाएं। और जैक ढेर सारी नींद की गोलियां खरीदकर संध्या को दे देता है जो कि संध्या रात के खाने में मिलाकर उन सभी को संध्या रात में रायता बनाती है जो कि उन सभी को सर्व किया जाता है। सभी लोग तो खा लेते हैं, लेकिन उस दिन बनवारी के बड़े बेटे अमन का पेट कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह खाना नहीं खाता है और बिना खाना खाए वह सोने चला जाता है। पूरी फैमिली नींद की गोलियां खाई हुई होती है तो बहुत ही जल्दी सभी को नींद आ जाती है। इसके साथ साथ अमन भी उन सभी के साथ सो जाता है। जाहिर सी बात है, संध्या ने सभी को उस नींद की गोली पड़ा हुआ रायता खिलाया था, संध्या ने खुद भी वह रायता नहीं खाया था और संध्या भी अपनी बहन के साथ छत पर सोने चली जाती है। सभी के सोने के बाद संध्या जो होती है वह जैक को 9:44 पर फोन करती है और इस बात की जानकारी देती है कि सभी लोग सो गए हैं। इसके बाद जो जैक जो होता है वह अपने उन 2 किराए के गुंडों के साथ और साथ ही साथ अपने दोस्त मट्टू सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ इस बात की तफ्तीश करने आता है कि वहां पर सब कुछ सही है, सब कुछ कंट्रोल में है और छत पे खड़ी हुई संध्या जैक को इशारा कर देती है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ अंडर कंडीशन है। इसके बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं। और मट्टू सरकार को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वह अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद ये तीनों लोग संध्या के घर पर लगभग 1 बजे के आसपास आ जाते हैं और संध्या इन तीनों लोगों के इंतजार में ही होती है। इसके बाद संध्या जो होती है वह गेट खोलती है और तीनों लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वह तीनों लोग रूम में दाखिल होते हैं तो देखते हैं बनवारी लाल उसका जो बेटा अमन है वह वहां पर पड़े हुए बेड पर सो रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो तीनों लोग जो 3 बच्चे और जो होते हैं वह नीचे जमीन पर सो रहे होते हैं। वह लोग सबसे पहले बनवारी लाल का कत्ल करने के लिए बनवारी लाल के ऊपर बैठते हैं और उसके दोनों कातिल है वह उनका हाथ पकड़ते हैं। संध्या जो होती है वह अपने पति के पैर पकड़ती है और बनवारी लाल के गर्दन के पास ताबड़तोड़ चाकुओं की बौछार करते हैं। जब वह सब कर रहे होते हैं तब पास लेटे हुए अमन की आंख खुल जाती है और वह उन लोगों को अपने पिता को मारते हुआ देख लेते हैं। जैसे ही अमन ये सब देखता है वह तुरंत ही चीखने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वह सब करता है वह लोग तुरंत ही अमन पर झपट पड़ते हैं और उसके साथ चूंकि अमन जो होता है वह थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानता है, इसलिए कातिलों के साथ उसकी हाथापाई होती है जिसमें 1-2 चाकू कातिलों के भी लग जाते हैं, लेकिन बाद में वह लोग अमन को भी मार देते हैं। सभी को मारने के बाद वह लोग रूम से बाहर निकलते हैं। संध्या जो होती है वह बनवारी लाल की स्कूटी की चाबी जैक को दे देती है, जिसके बाद वह स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और वह लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों किराए के कातिलों में से एक जो होता है वहां पर लगे हुए नल पर अपना मुंह धुलता है और वहीं जो दूसरा कातिल जो होता है वह दीवार के पास स्कूटी खड़ी करके वहां से निकल जाता है और सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। वहीं जो जैक जो होता है वह जिस वेपन से उन सभी का मर्डर करता है उस मर्डर वेपन को राजगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास एक नाले में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होती है, संध्या जो होती है वह चीख चिल्लाकर अपने ड्रामा को शुरू कर देती है और बेहोशी होने का नाटक करने लग जाती है। पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को पकड़ा। उसके बाद जांच में पाया कि जो दीपक और जो कपिल हैं वह दोनों नाबालिग हैं। इसके बाद उन दोनों नाबालिगों को न्यायालय ने बाल सुधार गृह में भेज दिया। वहीं संध्या और जैक पर कोर्ट ने 6 सालों बाद 77 गवाहों की मदद से उन पर 302 और 201 की धाराएं लगाते हुए उन पर 50,000 जुर्माना और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। कभी कभी ऐसे केस हमारे सामने आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किसको अपना कहें और किसको पराया कहें। खैर, हमको अभी सजग रहने की जरूरत है। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।